हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। और उसके एनसीईआरटी पेज नंबर 537 का ये एग्जांपल नंबर 7 आपके सामने है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, एंड इफ इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई। Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail. Again हमें conditional probability ही find करनी है। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉइन है। जब इस कॉइन को टॉस करोगे तब या तो तुम्हारे पास हेड आएगा और या फिर आपके पास आएगा टेल। तो हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/2 और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है 1/2। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि अगर हेड आता है तो अगेन आप कॉइन को टॉस कर सकते हैं। तो अगर हेड आ चुका है, मुझे फिर से टॉस करना है, तो या तो फिर आपका हेड आएगा या फिर क्या आएगा, आपका टेल आएगा। चाहे हेड आए या टेल आए, तो ऑलरेडी हेड पहली बार में आ चुका है, इसलिए इन दोनों के आगे मैंने हेड लगा दिया। इतना समझ में आ गया होगा। अब इस हेड के आने की प्रोबेबिलिटी मैं कलर से समझाता हूं, नहीं तो हाँ, ये जो पहला हेड है इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और ये दूसरा हेड आया है इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 1/2। तो ये हेड हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। ये समझ में आ गया होगा। ये जो पहला हेड है इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और ये सेकेंड टाइम जो टेल आया है इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। मतलब ये 1/2 और ये भी 1/2। तो ये हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये हो जाएगी 1/4। इसका मतलब ये है कि अगर पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार टेल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ये है मतलब इसका। अब हम आते हैं हमारे पास सेकेंड चीज जो बोली थी कि अगर टेल आता है तो क्या करना है, आपको एक डाई थ्रो करना है। अगर आपने डाई थ्रो करना है तो या तो तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कि 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 3 या फिर 4 आ जाए, 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए। तो ये काम तभी करना है जब आपके पास टेल आया हो। तो टेल आने के बाद आप डाई थ्रो करोगे, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। और 1 आएगा, 1 आ चुका है ना आपका, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो 1 अगर आ सकता है तो इससे पहले तो टेल आ ही चुका है ना। 2 आ सकता है तो इससे पहले तो टेल आ ही चुका है। 3 आ सकता है तो इससे पहले टेल आ चुका है। 4 आ सकता है तो इससे पहले टेल आ चुका है। 5 आ सकता है तो इससे पहले टेल आ चुका है। और या फिर 6 आ सकता है तो इससे पहले टेल आ चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी और इवेंट्स बन गए यहां पर। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये टेल की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले आपको पता है एक डाई में जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डाइस में नंबर हो गए आपके। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम बोलोगे 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/6। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/6। 5 के आने की भी 1/6। 6 के आने की भी 1/6। क्योंकि ऑल दीज इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। तो सभी की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर 1 आया डाइस थ्रो करने पे तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, 2 की भी वही होगी, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। अब यहां पर देखो, कलर चेंज कर देता हूं पहले। ये जो टेल है, जो पहली बार में टेल आया, इस टेल के आने की प्रोबेबिलिटी मैं स्टार्टिंग में लिख चुका था। तो इस टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, ये 1/12। इसी तरीके से ये वाला जो टेल है, अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। इस 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो ये आंसर कितना आ गया 1/12। तो ये 1/12 क्या है, 1/12 है कि पहली बारी में टेल आ जाए और दूसरी बारी में 2 आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12। सिमिलरली पहली बारी में टेल और दूसरी बारी में 3 आ जाए तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12 होगी, इसमें भी 1/12 होगी, इसमें भी 1/12 होगी। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो सैंपल स्पेस बन रहे हैं, जरा एक बार गौर करें। तो पहला जो सैंपल स्पेस में जो हमारे पास सैंपल स्पेस बना है वो कुछ यू बना है, जरा एक बार देख लें इसको। ये तो ऊपर वाले से बना है, ये रहा। और उसके बाद ये 6 बने हैं।
क्या है ये? T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। अब यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल आपके पास इस सैंपल स्पेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सैंपल पॉइंट्स हैं, पर ये 8 सैंपल पॉइंट्स जो है इक्वली लाइकली नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी 1/4 है, और बाकी यहां पर जो 6 है इनकी 1/12 है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, इसीलिए हर एक सैंपल पॉइंट की हमको अलग अलग प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में निकालनी पड़ी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आपके पास सिंपल सी बात है, जब कभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हमारे पास यहां पर दो इवेंट्स होने चाहिए, एक ई इवेंट और एक एफ इवेंट। ई इवेंट वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होती है। यहां पर क्वेश्चन में देखें, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए कौन कौन से सैंपल पॉइंट इसके अंडर में आएंगे, ई इवेंट के अंडर में, वो देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। एक तो आएगा T5 और कौन आएगा, एक आएगा T6। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ई इवेंट के अंडर में ये दोनों सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। ये तो हो गया दी डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। गिवन दैट, आप ये ध्यान रखें जो ये गिवन वाला इवेंट होता है इसको एफ मानते हैं। देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल के अंदर देखिए जहां जहां टेल है वो इसके अंडर में आएंगे। एक तो HT आएगा, फिर T1 आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा, T5 आएगा, T6 आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब दोनों में जो कॉमन, जो आपको सीधी सीधी यहां दिख भी रहा होगा, T5 T6 यहां भी है, T5 T6 यहां भी है। तो T5 और T6 ये ई इंटरसेक्शन F के अंडर में आ गए। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज गिवन। इसका फॉर्मूला होता है P E इंटरसेक्शन F ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अभी तक पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें मैं ऐसे भी लिख दे रहा था, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन E इंटरसेक्शन F ओवर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन F। तो क्या इस वाले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं और इसको सॉल्व करूं, क्या दोनों मुझे सेम आंसर देंगे? तो इसका जवाब है नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। चेक कर लेते हैं पहले तो एक बार। जरा ये देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है आपके? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एफ में कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। तो हम चेक करेंगे कि एक्चुअल जो फॉर्मूला है ये वाला, क्या इससे जो हमारा आंसर आ रहा है और जो मैंने इस वाले फॉर्मूले से मैंने आंसर निकाला है, क्या सेम है? वैसे सेम नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, और ये फॉर्मूला तो हर बार एप्लीकेबल होगा ही होगा, पर ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा वो उसका जवाब अभी मैं आपको दूंगा। जरा यहां देखें, तो पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूं, PE इंटरसेक्शन F क्या होगा। पहले देखें, E इंटरसेक्शन F के अंडर में एक है T,5 और एक है T,6। इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज है मैं ऊपर आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, 1/12 1/12। आपको अलग से नहीं निकालना है, आपको स्टार्टिंग में ही हर एक सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ऑलरेडी आपको निकाल के रखनी थी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके अंडर में ये जो दो इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज मैं ऊपर निकाल चुका हूं, 1/12 प्लस 1/12, तो ये आ जाएगा 2/12 जो कि इक्वल आएगा 2/6 के। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब F के अंडर में देखिए कौन कौन है। F के अंडर में ये
टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 इवेंट्स है। इन 7 इवेंट्स की हर एक की प्रोबेबिलिटी मैं ऊपर निकाल के दिखा चुका हूं। HT की प्रोबेबिलिटी मैंने ऊपर दिखाई है कितनी है। HT की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बाकी सबकी 1/12 है। तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं आसान बनाने के लिए, 3/12, और ये जो सब है इन सबको मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 6/12, ये हो जाएगा 9/12। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। probability of E when F has been already occurred, probability of E intersection F over probability of F। अब इसका आंसर मैं ऊपर निकाल चुका हूं, कितना है 2/12, और इसका आंसर मैं यहां निकाल चुका हूं 9/12। 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ गया 2/9, जो एक्चुअल आंसर यही है। लेकिन फॉर्मूला तो ये भी बनता है, तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला तब बनता है जब सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट्स, हर एक सैंपल पॉइंट्स इक्वली लाइकली हो। इक्वली लाइकली का मतलब है हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक जैसी हो, तो उसी केस में आप या तो ये पूरा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इक्वली लाइकली नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो आप सिर्फ मैं एक बार इसको सिर्फ इतना फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। इक्वली लाइकली नहीं होने पे जो एक्चुअल फॉर्मूला भी है, ये तो हम सिर्फ इजी हो इसलिए ऐसा अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में आपको ये जो सोल्यूशन है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।